कहने को छोटी भाभी और मेरा रिश्ता ननद भाभी का है, परंतु हम उम्र होने की वजह से कुछ ही महीनों में वह मेरी सबसे अच्छी और सच्ची सखी बन गई। मैं अपने मन की हर बात बेझिझक उनसे साझा कर लेती हूँ और वह भी मुझे अपने हृदय की वेदना बिना किसी संकोच के जाहिर करती है। पूरे घर पर खामोशी का बसेरा देख ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी कोई तूफान यहाँ से होकर गुजरा है। वैसे छोटे भैया संजीव के इस दुनिया से जाने के बाद हर रोज किसी न किसी रूप में एक आधी गाहें बगाहें चलती ही रहती है, जो हर किसी को किसी न किसी रूप में क्षतिग्रस्त करती हुई निकलती हैं। लेकिन इसका सबसे अधिक खामियाजा छोटी भाभी सुमन को ही उठाना पड़ा है, जो भैया के जाने के बाद पूरी तरह से कुम्हला सी गई। उनके चेहरे पर तो उदासी ने जैसे अपना स्थायी वास ही बना लिया है, जो देखता है तो घर के हर सदस्य को है, किंतु देखना कोई नहीं चाहता। दादी को तो ऐसा लगता है जैसे छोटे भैया का इस दुनिया को अलविदा कहने में छोटी भाभी का ही दोष है। वैसे छोटी भाभी दादी की ही पसंद से इस घर में आई थी। पूरी जन्म पत्री कुंडली मिलाने के बाद ही पंडित जी ने कहा था, संजीव के लिए इससे अच्छी कन्या कोई हो ही नहीं सकती है। दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। यह बहुत ही शुभ है। कन्या भाग्यशाली है। यह सुनते ही दादी ने फरमान जारी कर दिया था, अगर कोई लड़की संजीव की पत्नी और इस घर की बहू बनकर आएगी तो वो सुमन ही होगी। उस वक्त बड़े भैया और पापा ने दादी को कितना समझाया था कि संजीव अपने ही ऑफिस की एक सहकर्मी को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। यह सुनने के उपरांत दादी अन्न जल त्याग धरने पर बैठ गई थी कि वह संजीव की शादी किसी विजातीय लड़के से जीते जी तो नहीं होने देगी। यदि उनकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई तो इस घर से डोली उतरेगी और उसकी अर्थी उठेगी। यह सुन संजीव भैया ने दादी के जिद के आगे और घर की झूठी शान की खातिर अपने अरमानों की बलि चढ़ा दी और हार कर सर झुकाए चुपचाप सुमन भाभी के संग 7 फेरे ले लिए और संजीव भैया दादी और घर वालों को खुश करने के लिए सुमन भाभी के संग रिश्तों की डोर में तो बंध गए, परंतु ना तो अपना प्यार भुला पाए और ना ही सुमन भाभी को उनका अधिकार ही दे पाए। शायद यही गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसलिए वो शराब का सहारा लेने लगे और एक दिन नशे में ड्राइव करते हुए शादी के 8 महीने के भीतर ही रोड एक्सीडेंट में मृत्यु के काल में समा गए और दादी सुमन भाभी और उनके परिवार पर सारा दोष यह कहकर मरने लगी कि उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। गलत जन्म पत्री और गलत कुंडली देकर घर में किसी को संजीव भैया के आकस्मिक मौत का दुख है, परंतु किसी को भी सुमन भाभी की चिंता नहीं। हर दिन किसी न किसी बहाने से कभी दादी, कभी मम्मी तो कभी बड़ी भाभी उन्हें संजीव भैया के मौत का उल्हाना देने से नहीं चूकती और बेचारी भाभी मौन रहकर सबके ताने सुनती रहती है। संजीव भैया वन विभाग में राज्य सरकार के कर्मचारी थे, इसलिए भैया की मृत्यु के बाद सारे सरकारी रुपए पैसे छोटी भाभी को ही मिले। यह भी दादी को गवारा नहीं था। बेटा उनके घर का तो रुपये पैसे पराए घर के आए बहू को क्यों मिलने चाहिए। रोज रोज के कलह से तंग आकर भाभी ने सारा पैसा दादी के खाते में हस्तांतरित कर दिया। इस पर उनका भी जी नहीं भरा तो अब कहती है, अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी भाभी के स्थान पर
मुझसे छोटा भाई संजय को किसी तरह मिल जाए, क्योंकि वह इस घर का बेटा है और पिछले 2 सालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। पापा और बड़े भैया ने दादी को बहुत समझाया कि सरकारी नौकरी में अनुकंपा नियुक्ति केवल कर्मचारी की पत्नी या बच्चों को ही मिलती है, पर नहीं, उन्हें तो कुछ और सुनना नहीं है और ना समझना है। बस उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हर बात में जिद पकड़कर अड़ जाना दादी की आदत में शुमार है। आज भी ऐसी ही कुछ बात हुई होगी और भाभी ने खाना भी नहीं खाया होगा। यही सोचकर मैं भाभी के लिए खाना परोसकर उनके कमरे की ओर बढ़ी। मुझे खाना ले जाता देख माँ मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है उस महारानी के लिए खाना ले जाने की। तुम्हारी दादी ने सख्त मना किया है, उसे भूखा प्यासा ही रहने दो। जब भूख लगेगी तो खुद ही लेकर खा लेगी। किसी को उसे खाना देने की जरूरत नहीं। उसे खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। मैडम को नौकरी करना है, विधवा होकर सज धज कर घर से बाहर निकलना है। माँ के मुंह से ये सब सुन मुझसे रहा नहीं गया और मैं माँ से वह सब कह गई जो कई महीनों से मन में दबाकर बैठी थी। आपकी बेटी घर से बाहर जाती है, नौकरी करती है, यह बात तो आप बड़े शान से सबको बताती फिरती हैं। तब आपके खानदान की इज्जत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपकी बहू नौकरी करना चाहती है तो आपकी इज्जत घटती है। ये कैसी दोहरी मानसिकता है। यदि मैं इस तरह भूखी प्यासी पड़ी रहती तो क्या तब भी आप मुझे खाने को नहीं पूछती? यह सब आखिर क्यों? वो जो आपके घर पर है वो खुद चल कर नहीं आई है। आप सब उसे बाजे गाजे के साथ ढोल नगाड़े पीटते हुए लेकर आए हैं। यह घर जितना दादी का, आपका है, मेरा है, उतना ही छोटी भाभी का भी। वह कुछ नहीं कहती, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप सब उन पर अन्याय करें, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दें। मेरा ऐसा कहने पर माँ चुप तो हो गई, क्योंकि वह भी यह सब जानती थी दादी गलत है। और मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि माँ आज तक चाह कर भी कभी अपने लिए दादी के विरुद्ध आवाज ही नहीं उठा पाई। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, भाभी बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी सुबक रही थी। मुझे देखते ही वह मुझसे लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, मेरा क्या दोष है? मैं क्यों इस घर में नहीं रह सकती? मैं क्यों नौकरी नहीं कर सकती? संजीव के इस नौकरी के अलावा मेरे पास आजीविका का और कोई साधन भी तो नहीं है और दादी नौकरी करने से मना कर रही है। मैं भाभी को शांत करती हुई बोली, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आपको नौकरी करने से कोई नहीं रोकेगा। मैंने भाभी से यह कह तो दिया, किंतु मैं स्वयं दुविधा में थी, सब ठीक कैसे होगा, क्योंकि दादी के विरोध में ना तो माँ कुछ कह पाती है और ना पापा और ना बड़े भैया। मेरे कुछ भी कहने का असर किसी पर होगा नहीं और आज फिर वही होगा जो दादी का निर्णय होगा। मैं सोच रही थी कि छोटी भाभी के माता पिता आ गए। दादी ने ही अपना फैसला सुनाने उन्हें बुलवाया था। मैं भी बैठक में जा पहुंची, जहां दोनों परिवार मिलकर छोटी भाभी के भविष्य का फैसला करने वाले थे। दादी ने बड़े गर्व से कहा, हमारे घर की बहुएं केवल घर संभालती हैं, नौकरी नहीं करती। आपकी बेटी नौकरी करना चाहती है, इसलिए आप उसे अपने साथ ले जाइए। यह सुनते ही भाभी की माँ दोनों हाथों को जोड़ती दादी को संबोधित करती हुई बोली, बेटी तो पराया धन होती है
और भ्राता बेटी अपने मायके में नहीं ससुराल में शोभा देती है। आप जो चाहेंगी वही होगा। सुमन नौकरी नहीं करेगी। यह सुन मेरे जैसे ही विरोध करना चाहा, माँ ने मुझे रोक लिया और स्वयं दृढ़तापूर्वक दादी से कहने लगी, माँ जी, पूरा परिवार आपका सम्मान करता है। मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपका आदेश शिरोधार्य है, किंतु जिस प्रकार आप इस घर की बहू थी, फिर मैं इस घर की बहू बनी, वैसे ही सुमन भी इस घर की बहू है और इस घर में उसका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका और मेरा। इसलिए सुमन इस घर में ही रहेगी। आप उसके सारे रुपए उसे लौटा दीजिए। वो संजीव की अमानत है जिसमें उसकी पत्नी का हक है। और रही बात नौकरी करने की, तो यह निर्णय आप, मैं या कोई और नहीं, उसे स्वयं लेने दीजिए। यह सब सुन के मैं तो माँ से लिपट गई। माँ आज पहली बार दादी के समक्ष अपनी बात रख पाई थी। दादी ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। शायद माँ की यह छोटी सी पहल से दादी को भी बदलने का वक्त का एहसास हो गया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।